हाल ही में मैंने ऐसी कहानियां पढ़ी जो 1960 में सेट की गई हैं, मगर अभी भी ये हमारे आधुनिक दिनों की प्रगतिशील सोच को दर्शाती हैं। क्यों, आपको यकीन नहीं होता? खैर, आज के इस एपिसोड में आप कुछ ऐसे ही पात्रों से मिलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, books.com लिट ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक और तमिल पुस्तक की चर्चा करने वाले हैं जिसके रचयिता और कोई नहीं बल्कि प्रसिद्ध कहानीकार जयकांतन हैं, जिन्हें प्यार से उनके पाठक जेके बुलाते हैं। अगर आप तमिल बुक्स पढ़ते हैं या तमिल लिटरेचर से ताल्लुक रखते हैं तो आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, और इस कहानी संग्रह का नाम है द हीरोइन एंड अदर स्टोरीज। जयकांतन ने 1950 में लिखना शुरू किया और उनकी रचनाएं सबसे अलग थी क्योंकि वे लगातार अपनी कहानियों में महिलाओं के साथ साथ वंचित वर्ग की कठिनाइयों के बारे में बात किया करते थे। चमेली की मीठी खुशबू और कॉफी की ताजगी से भरी ये कहानियां, जो ऊपर से सौम्य और शांत दिखती हैं, हमें बताती हैं कि जयकांतन के विचार कितने निडर और सीधे थे और मनोवैज्ञानिक नाटक की गहरी नस से गूंजते हैं। शायद ही किसी अन्य तमिल लेखक को जेके की तरह सराहा या तिरस्कृत किया गया होगा। जैसे भी हो, किसी न किसी तरह उन्होंने अपने पाठकों और साथी लेखकों में सबसे मजबूत भावनाओं को प्रेरित किया। इस किताब में 10 कहानियां और एक लघु उपन्यास को संग्रहित किया गया है। मूल रूप से यह तमिल में लिखी गई है और इस किताब को उनकी बेटी जे दीपा लक्ष्मी ने अनुवादित किया है। अब उनकी चौंका देने वाली रचनाओं की सूची में से सिर्फ 11 कहानियों को चुनना एक बहुत कठिन काम रहा होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि दीपा लक्ष्मी ने एक अनुवादक की चालाकी और एक बेटी के स्नेह के साथ इनको चुना है। इस संग्रह में तमिल पितृसत्तात्मक समाज में रहने वाले सामान्य पुरुषों और महिलाओं की उल्लेखनीय कहानियां शामिल हैं। मैं उनके प्रिय पाठकों को बता दूं कि द हीरोइन एंड अदर स्टोरीज में उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी अग्नि प्रवेशम शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहानियां जयकांतन की कथा साहित्य की प्रकृति के कई उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मुख्य रूप से तमिलनाडु की पृष्ठभूमि में सेट ये कहानियां एक ऐसी दुनिया हमें दिखाती है जिसमें साधारण स्त्रियां जो अवर्णित गुमनाम जीवन जी रही हैं, संकट के जबरदस्त क्षणों में अचानक अपने अंदर क्या असाधारण है ढूंढ निकालती हैं। चलिए शुरू करते हैं इस संग्रह की पहली लघु कथा से, जिसका नाम है द हीरोइन। इसमें है अपने पति से अत्यधिक स्नेह करने वाली, या यूं कहें कि पति पर मोहित निर्विवाद एक पत्नी मधुरम। साथ ही आते हैं हमारे हीरो, दिखने में तेज तरार भड़कीले मगर लापरवाह सीतारामन, मधुरम के पति। 2 बच्चों के बाप होने के बाद भी जनाब हर रोज सुबह बड़े गर्व से आईने के सामने बैठकर घंटों सजते संवरते, मेकअप करते और अपने आप को निहारते रहते। मधुरम को जैसे ही अपने पति और उसके सहकर्मी कमला के रिश्ते के बारे में पता चलता है, वो तुरंत दृढ़ता से उसे बाहर का रास्ता दिखा देती है, यानी कि सीतारामन को घर से बाहर निकाल देती है। और कमला अनपढ़ मधुरम की इस दृढ़ प्रतिक्रिया और दृढ़ संकल्प को देखकर अवाक रह जाती है, बिल्कुल दंग रह जाती है, और ये उसके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। कमला भी एक सम्मानजनक और स्वतंत्र जीवन जीने के लिए अपने स्वार्थी प्रेमी सीतारामन के साथ संबंध तोड़ने का फैसला करती है। दोस्तों, आज के ज़माने में ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उस ज़माने में 1960-70 के दशक में ये अपने समय से कई आगे की सोच थी। और मैं इस कहानी की शीर्षक का समर्थन करती हूँ, क्योंकि भले ही सीतारामन अपने ऑफिस के नाटकों में ठाठ से हीरो रहे होंगे, मगर अंत में हीरोइन तो मधुरम ही निकली। इस संग्रह में ऐसे ऐसे संघर्षित स्त्री किरदार भी हैं जो पितृसत्ता के धागों को या तो विरोध से या आत्मानुभूति से तोड़ती हैं। और ऐसी एक किरदार है न्यू हॉरिजॉन कहानी की कुंजम्माल, जयकांतन की एक और सर्वोत्कृष्ट नायिका। जब कुंजम्माल को अपनी बेटी और वेणु के बीच के रिश्ते और परिवार के सम्मान के बीच चयन करने की कठिन चुनौती का सामना करना पड़ता है, तो जानते हैं वो किसे स्वीकार करती है? अपनी बेटी के रिश्ते को। उनकी बेटी इंदु 4 साल से अपने घर के एक कमरे में कैद है, क्योंकि उसने वेणु के साथ घर छोड़कर भागने की कोशिश कर पाप किया था। इस अवधि के दौरान माँ बेटी ने एक दूसरे से बात भी नहीं की थी।
लेकिन वेणु के साथ इंदु को भेजने से पहले माँ बेटी एक दूसरे को गले लगाती हैं। कुंजमाल को पता है कि उनका यह निर्णय उनके जीवन और परिवार में उथल पुथल उत्पन्न करेगा, लेकिन वह अपनी बात पर कायम रहती है। जब उनके पति रामभद्रन यह सुनकर गिर पड़ते हैं तो कुंजमाल एक और अपनी सास को सांत्वना देने की कोशिश करती हैं, जबकि दूसरी ओर अपने मंगलसूत्र को पकड़कर मन ही मन प्रार्थना करती हैं, जैसा कि उनकी पीढ़ी की किसी भी महिला ने किया होगा। सिर्फ वही नहीं, जेके की सभी महिला पात्र इन अंतर्निहित विरोधाभासों को प्रदर्शित करती हैं, खासकर वो महिलाएं जो अक्सर बदलते समय के दौरान खुद को फंसा हुआ पाती हैं। जबकि कुछ कहानियां साहस को चित्रित करती हैं, अन्य विभिन्न आयामों में भेदता और मानवता को चित्रित करती हैं। शायद उनका कौशल सभी मनुष्यों के भीतर क्या है इसे पहचानने और स्पष्ट करने में ही निहित है। अब इसी तरह का विरोधाभास युवा कैथरीन के भीतर द क्रूसिफिक्शन में प्रकट होता है। बस में यात्रा करते समय कैथरीन देखती है कि एक सहयात्री उसे बार बार देखे जा रहा है। वह आकर्षण के विचारों से बचने के लिए बाइबल पढ़ने में तल्लीन हो जाती हैं, क्योंकि एक युवक के बारे में सोचना पाप है। जीसस क्राइस्ट के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और बस में एक युवा व्यक्ति के लिए अपनी भावनाओं के बीच कश्मकश में पड़ी कैथरीन ये कबूल करती है कि उसका सबसे बड़ा पाप एक नन के रूप में बड़ा होना है। द पर्वर्ट कहानी की नायिका राधा में विरोधाभास सूक्ष्म और लगभग प्रसन्नचित्त है। जब अनजाने में उसके अंदर व्यर्थ इच्छाओं को जगाने के लिए राघवन माफी मांगते हैं, अंधेरे में पास आने वाले और दिन में गायब हो जाने वाले कायर पुरुषों के साथ रहने के बाद राधा को लगता है कि 35 वर्षीय संयमी डॉक्टर राघवन अधिक मर्दाना है। एक ऐसी पीढ़ी में जहां महिलाओं को अभी भी परेशान किया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, मुझे आश्चर्य है कि कैसे लेखक ने महिलाओं की समस्याओं और उनके सामने आने वाले सामाजिक दबावों को इतनी कोमलता से चित्रित किया है, जबकि वे भी ऐसे समय में पले बड़े हैं जहां महिलाओं को खाना पकाने और बच्चे बनाने की मशीनों से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता था। इन कहानियों में अलग अलग पात्रों और परिस्थितियों के माध्यम से कच्चे और जटिल दोनों रूपों में मानवीय भावनाओं की खोज करते हुए हम देखते हैं कि उनके पुरुष भारी अधिकार और प्रबल अपराध के बीच डगमगाते हैं और महिलाएं अपने निर्विवाद समर्पण से अपने अधिकारों पर मौन दावा करने की ओर बढ़ रही हैं। इस प्रतिक्रिया में लोगों में कई चीजें बदल जाती हैं और विशेष रूप से महिलाएं सबसे हट के अलग दिखाई देती हैं। मुझे जेके के पुरुष अधिक कमजोर, असुरक्षित लगते हैं, जैसे कि द पॉल बेरर्स में आने वाले एक पुलिसकर्मी जो सड़क दुर्घटना में मारे गए एक बच्चे की खबर उसकी मां तक पहुंचाने का संघर्ष करते रहते हैं, और बियॉन्ड कॉग्निजेंस में आने वाले वो व्यक्ति जिसकी ट्रेन भिखारी को भिक्षा देने के बाद छूट जाती है और फिर वो ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इन दोनों कहानियों में जेके पाठक को एक गहन मानसिक यात्रा कराते हैं। इस प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण प्रश्न और विचार पैदा होते हैं। और फिर द गिल्टी में रामन जैसे पुरुष भी हैं जो अपने पड़ोसी युवक को, यानी कि उनके सामने वाले घर में रहने वाले युवक को बड़ी चालाकी से घर खाली करने के लिए मजबूर करने के बाद अकथनीय अपराध बोध में डूब जाते हैं, क्योंकि उन्हें संदेह था कि ये युवक उनकी दूसरी पत्नी जानकी को वासनापूर्ण आंखों से देखता है, मगर असल में ऐसा कुछ नहीं होता। एक बात जो मैंने महसूस किया वह यह है कि जेके अपने पुरुष पात्रों के प्रति कुछ हद तक दयालु हो सकते थे, क्योंकि उन्होंने पुरुषों को या तो कमजोर दिखाया है या सुख के आगे घुटने टेकने वालों के रूप में चित्रित किया है। इन कहानियों में कुछ असाधारण महिलाएं और पुरुष हैं। ऐसी महिलाएं जो धोखा दिए जाने पर अपने पति को घर से बाहर निकालने से नहीं डरती। ऐसी महिलाएं जो परिवार में एक निरकुंश आदमी के खिलाफ एक दूसरे के साथ खड़ी होकर उसे लुगदी में बदल देती हैं। ऐसी महिलाएं जो दूसरे के मृत बच्चे के लिए विलाप कर सकती हैं। ऐसे पुरुष जो शर्म से रो सकते हैं, और ऐसे पुरुष भी हैं जो दोस्ती को परिभाषित करते हैं। यह संग्रह बिल्कुल एक अलग परिप्रेक्ष्य से जेके के लेखन की सीमा को प्रस्तुत करता है। प्रत्येक कहानी संवेदनशील रूप से हास्य और मध्यम वर्ग
दोनों के जीवन की परिस्थितियों की जांच पड़ताल करती है, मानव मानस की गहराइयों में उतरती है। असाधारण परिस्थितियों का सामना करते समय आम लोग अपने भीतर छिपी शक्तियों को कैसे ढूंढ निकालते हैं, प्रकट करती है। ये कहानियां स्त्री मन, परिवार और दोस्ती के इर्द गिर्द बुने गए हैं और इनमें पुराने जगत का जादू जो आर.के. नारायण की मालगुडी डेज में हुआ करती थी, घनिष्ठ रूप से दिखाई देती हैं। और ये हमें अधिक से अधिक क्षेत्रीय कार्यों को पढ़ने और उन्हें श्रेय देने के लिए एक निरंतर अनुस्मारक का काम करती हैं। दीपा लक्ष्मी का दिल जेके को समझ गया कि वह क्या था और उन्होंने इन कहानियों को उनकी बारीकियों के लिए, उनके विषयों और सूक्ष्मताओं के लिए चुना है जो समय के साथ कभी खत्म नहीं हो सकते। इन आकर्षक कहानियों का सार कहीं भी अनुवाद में नहीं खोया। बहुत ही कुशलता से अनुवादित ये किताब ओरिजिनल से कहीं भी भटकी नहीं और केवल ओरिजिनल में लिखे गए शब्दों में ना फंसने वाली ये कहानियां आज भी उतनी ही जीवंत उठती हैं जितनी कि ओरिजिनल तमिल में, जो एक अलग ही दौर की थी लेकिन हर समय के लिए प्रासंगिक है। लघु उपन्यास मैस्करेड को 4 भागों में विभाजित किया गया है और ये अपनी विशिष्टता के लिए सबसे अलग जानी जाती है, जहाँ वीरन जो एक छोटा मोटा चोर है असंभाव्य हीरो बन जाता है। और ये कहानी फिर से हमें दिखाती है कि कैसे मौका मिलने पर हर कोई, या यूं कहें कोई भी, प्रलोभन के आगे झुक जाता है और चोर बन जाता है। इतना ही नहीं, लेखक ने सभी आयामों से महिलाओं के दृष्टिकोण को खूबसूरती से सामने रखा है। विशेष रूप से उनकी महिला पात्रों की आत्मचर्चा अविश्वसनीय रूप से प्रामाणिक और भरोसेमंद है, क्योंकि कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ कि कथाकार एक पुरुष हैं। चाहे वो मातृत्व हो, एक प्यारी पत्नी हो या एक प्रेमी हो, लेखक ने इसे बखूबी निभाया है। यदि आप प्रभावशाली कहानियों को पढ़ना पसंद करते हैं तो मैं इसे ज़रूर रेकमेंड करूँगी। और हाँ, तमिल की एक और प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका अम्बई ने इस पुस्तक के शुरुआत में एक मौखिक प्रस्तावना लिखी है, उसे पढ़ना न भूलें। आशा है कि आपको मेरी समीक्षा पसंद आई होगी। यदि आप इसे स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट पर सुन रहे हैं तो कृपया हमारे शो को रेट और रिव्यू करें। आप अपने कमेंट्स और बुक सजेशंस हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर शेयर कर सकते हैं। आप मुझे books.com/subhashini@gmail.com पर भी अपने सुझाव लिख कर भेज सकते हैं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं books.com के अगले एपिसोड में। तब तक सायोनारा।